नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे किया गया और सोमवार को 17 मार्च को जंतर मंतर पर एक जमावड़ा हुआ। बड़े धमकी भरे नारे और नाराए तदबीर, अल्लाहू अकबर और पता नहीं क्या क्या। और जो वहां जमावड़ा था उसको संबोधित करने वाले चेहरे भी कौन कौन से थे? असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, इसके अलावा सिखों का भी एक प्रतिनिधि खड़ा किया गया। उनका भी कोई सिख पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया है और उसको प्रतिनिधित्व करने वाला अखिलेश यादव नहीं थे, लेकिन अपने भाई को भेजा, धर्मेंद्र यादव को। कल्याण बनर्जी जेपीसी में थे, लेकिन ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को भेजा भाषण देने के लिए और खुली धमकी दी गई, दिल्ली को जाम कर देंगे, पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे और क्या क्या नहीं कहा गया। मैं कहूंगा कि गीदड़ धमकियां दी गई जंतर मंतर से। और ये कौन लोग हैं? चलो, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि पहुंच गया जिसकी 37 सीटें हैं। महुआ मोइत्रा एक ऐसी पार्टी की सांसद है जिसकी 29 सीटें हैं। बाकी असदुद्दीन ओवैसी की कितनी सीटें हैं लोकसभा में? बस इनकी अपनी सीट है। और जितने भी बाकी हुआ हुआ कर रहे थे वहां खड़े होकर के, उनकी अपनी शे क्या है? एक कोई मोहम्मद अदीब थे, उनसे पूछा गया कि साहब, धमकियां तो जम्मू कश्मीर को लेकर के भी दी गई थी कि वहां से 370 हटी, 35 से हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ नहीं हुआ। किसी परिंदे ने पर भी नहीं मारा उस तरफ, झांके भी नहीं जा करके। तो अब भी धमकी दी जा रही है कि साहब, वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे, पास करेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, पूरे देश में जैसे शाहीन बाग जैसा आलम कर देंगे। तो ये मोहम्मद अदीब क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको जरा सुनवा देता हूं। सुनिए। जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। अब कदम जितना भी डेमोक्रेसी में जो हमें इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो सब करेंगे और पहचानवाएंगे कि ये इसमें से बेईमान कौन लोग हैं और इसमें मतलब परस्त कौन लोग हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान हमें जितनी इजाजत देता है वहां तक हम विरोध करेंगे। वहां तक विरोध करेंगे, वो तो आपने जेपीसी की बैठक में भी कर लिया। कौन सी पार्टी थी जिसका प्रतिनिधित्व जगदम्बिका पाल के नेतृत्व वाली जेपीसी में नहीं हुआ था? और कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितने दौरे हुए हैं, कितने अलग अलग सेक्टर के लोगों, समुदाय के लोगों, संगठनों के लोगों, संस्थाओं के लोगों के विचार सुने गए, उनको इंक्लूड किया गया। कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा संशोधन जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के जरिए, उसमें सुझाए गए हैं, वो एक्सेप्ट भी किए गए हैं। लेकिन ये जमावड़ा है, ये जो हुआ हुआ करने वाला जमावड़ा है, ये जो गीदड़ धमकी देने वाले लोग हैं और ये जो आपत्तिजनक नारेबाजी करने वाले लोग हैं, जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के जो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, और किसी तरीके से ये बिल रुक जाए, सरकार अपने पैर पीछे खींच ले, आखिरी तौर पर भी ये लोग लगे हुए हैं। इनको पता नहीं है क्या कि कितनी बड़ी कवायद हुई है। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको आगे करके इन लोगों ने ये जमावड़ा किया है, जंतर मंतर पर एक तरह की धमकी दी है,
ये नहीं जानते हैं क्या कि इनका असली मकसद क्या है? इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और वो जो एक बरेली में बैठते हैं मौलाना रजवी, उनका एक और वीडियो आया है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले जरा आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए कि इन्होंने लोगों को किस तरह से भड़काने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बताइए कि कल कोई भी जाकर किसी कल कोई भी जाकर कहेगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्त नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार का हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्त को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने मंच से भी ये कहा कि साहब संविधान को भी ताक पर रख रही है सरकार, वक्फ बोर्ड को भी ताक पर रख रही है, हमारी भावनाओं को भी ताक पर रख रही है, और जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको कब्जाने की कोशिशें हो रही हैं। राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का हमने तमाम बड़ी कोशिशें की। हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जरा आप कहें तो मैं अखिलेश यादव के भैया धर्मेंद्र यादव का भी आपको जरा भड़काऊ भाषण सुनवाता हूं जो उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर के दिया है। इनके इरादे समझ लीजिए कि ये लोग चाहते क्या हैं। आपको यकीन दिलाते हुए चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो संसद को नहीं चलने देगी, क्योंकि हमारी 37 सीटें आ गई हैं। अगर संसद में इस बिल को लाया गया तो हमारी पार्टी अब आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से, यानी मुसलमानों के सहयोग और आशीर्वाद से इस पोजीशन में आ गई है कि हम इसको संसद को ही नहीं चलने देंगे। पास होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने, जिनको भेजा था जंतर मंतर, कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डाल ले, मुसलमान डाल सकते हैं आप, मानेगा? तो फिर इसमें, इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर पॉइंट में मुसलमान, जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है। 200 करोड़ बता रही है, 200 करोड़ बता रही है मुसलमानों को हिंदुस्तान में। इनकी समझ देख लीजिए कितनी है। और इनकी पार्टी के कल्याण बनर्जी तो JPC में थे, उनसे बात नहीं हुई क्या महुआ मोइत्रा आपकी? उन्होंने भी तो पक्ष रखा होगा। फिर आप यहाँ भाषण
देने के लिए क्यों आ गई? और सिखों का एक प्रतिनिधि खड़ा किया गया साहब भाषण देने के लिए। बताया गया कि ये जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसी तरीके से सिखों का भी पर्सनल लॉ बोर्ड है और ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम आप समझ रहे हैं ना कि ये कितनी बड़ी सियासी साजिश है और कौन कौन ताकतें अब इसमें अपनी पूरी जान झोंकने वाली है, हर तरह की, धन से भी और दूसरे तरीकों से भी। एक बार फिर से मोदी सरकार को इंस्टेबलाइज करने की कोशिशें होंगी। एक बार फिर शाहीन बाग जैसी हरकतें होंगी। जगह जगह सड़कों को जाम किया जाएगा। ये संकेत इन्होंने जंतर मंतर से दे दिए हैं। जगदम्बिका पाल से पूछा गया, जो जेपीसी के चेयरमैन थे, कि साहब ये जो जंतर मंतर पर जमावड़ा है, ये जो धमकियां दी जा रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो सुन लीजिए। जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर वे वक्फ संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे देश के लोगों में नफरत पैदा करने और संसद के कानून बनाने के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोगों को भ्रमित करने और मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा उठाया गया ये कदम लोकतांत्रिक नहीं है। वैसे ये वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया जा रहा है और जिन उद्देश्यों के लिए लाया जा रहा है, बजाय उनकी चर्चा करने के, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के भी इमरान मसूद पहुंचे थे, वो बोटी बोटी वाले, सहारनपुर वाले, वो भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने किसी और को नहीं भेजा है, इमरान मसूद को भेजा है। और इमरान मसूद का और असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके इशारों में जरा कुछ कहने और समझने वाला फोटो भी जारी हुआ है। एक तो इसका मकसद है डिजिटलीकरण, यानी जितनी वक्फ संपत्तियां हैं देश में उन सब को ऑनलाइन किया जाए, ताकि सबको पता लग जाए कि किस जिले में, किस प्रदेश में, कहां कहां कितनी वक्फ की संपत्तियां हैं। नंबर 2, उसका बेहतर तरीके से ऑडिट हो। नंबर 3, पारदर्शिता लाई जाए। ये नहीं कि साहब आपने कब्जा ली है तो वो आपकी हो गई। आपको बताना होगा, ये दिखाना होगा दस्तावेज कि आप इस जमीन पर काबिज कैसे हैं और इसे वक्फ की संपत्ति आप क्यों बता रहे हैं। और चौथा मकसद, जो अवैध संपत्तियां आपके कब्जे में हैं, जिनके दस्तावेज आपके पास नहीं हैं, उनको वापस सरकार में मिलाना। और इसके लिए जाहिर है कानूनी सुधार जरूरी है। लंबी सुनवाई की गई है, जेपीसी गठित की गई है
संशोधन जितने सुझाए गए वो भी माने गए हैं। जो 40 संशोधन इन विरोधी दलों के नेताओं ने, यानी जो वक्फ संशोधन बिल के विरोधी हैं, इन्होंने जो सुझाए थे वो अलबत्ता नहीं माने गए हैं, क्योंकि ये तो कानून को कमजोर करना चाहते थे। और जो व्यवस्था एक चली आ रही है बरसों से, और ये जो अशराफ हैं, ये जो अमीर लोग हैं जो वक्फ की संपत्तियों पर काबिज हैं, ये नहीं चाहते हैं। और इन्होंने ये सारा भीड़ का जमावड़ा किया है जो जंतर मंतर पर आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहा था, और पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे करके अपने हित जो हैं वो साधने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता रहा था, वो अकबरुद्दीन रिजवी जो आजकल बड़े फतवे जारी करते हैं, उन्होंने पिछले दिनों मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर हैं उनके एनर्जी ड्रिंक पीने पर भी आपत्ति जता दी थी। जरा वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जितनी सियासी पार्टियां हैं ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी एक अलग ही लाइन है, उनका भी जरा थोड़ा सा सुन लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज जंतर मंतर दिल्ली में धरना है। धरना देने का अधिकार सबको है, मगर मैं खास बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब गठन हुआ था तो उसका गठन शरई मामलात के लिए हुआ था, और मुस्लिम कौम के दरमियान जो बुराइयां फैल रही हैं उस बुराइयों के खात्मे के लिए जद्दोजहद करने के लिए गठन हुआ था। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया, और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था। मगर आजकल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अक्सर मेंबर पार्लियामेंट हो या और ओहदेदारान हो, वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं या उनको कोई न कोई जरूर पोर्टफोलियो दिया गया है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और खुद MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों में शामिल हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई मामला से भटक गया और समाजी मामला से भी भटक गया, और अब हालात ये है, जाहिर होता है कि बोर्ड को सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, और ये हाईजैक करना खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए एक नए दिन घातक साबित होगा। जी, तो इनका अपना लेक्चर है, इनकी अपनी चिंताएं हैं। ये कह रहे हैं कि ये तो सियासी दलों का पिछलग्गू बन गया है, या इसकी ढाल लेकर के वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बात तो ठीक है वैसे। अब पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है? जी, हमारा पक्ष नहीं सुना गया JPC के द्वारा। इनका पक्ष क्या है? ये कह रहे हैं कि हमने 5 करोड़ ईमेल करवाई थी, 5 करोड़ ईमेल भिजवाई थी, उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया, उनको तो नजरअंदाज कर दिया गया। अब मैं आपको संक्षेप में ये बता दूं कि ये जो बोर्ड बना था 1954 में बना था, जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, और वक्फ में मिलने वाली जो जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर इसको बनाया गया था, जिसे वक्फ बोर्ड नाम दिया गया। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर के पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान से काफी हिंदू भारत आए थे,
और 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया और पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जो जमीनें थी, संपत्तियां थी, उनका मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी अगले ही साल इसमें संशोधन किया गया और हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया। आज की तारीख में 32 वक्फ बोर्ड हैं और इसका वक्फ बोर्ड का काम क्या था? संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं, बिहार समेत, जहां पर सियाओं के अलग वक्फ बोर्ड हैं और सुन्नियों के अलग वक्फ बोर्ड हैं। अच्छा, कितनी संपत्ति है इनके पास में, जरा ये भी जान लीजिए। जो 32 वक्फ बोर्ड हैं उनमें ये कहा जा रहा है, 2022 का रिकॉर्ड है ये, कि देश में 7,80,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं और इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास है। 2 लाख से भी ज्यादा अचल संपत्ति है। और यह भी बताया गया कि साहब 2009 के बाद वक्फ की जो संपत्तियां थी उसमें 2 गुना इजाफा अचानक हो गया। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 संपत्तियां हैं। लगभग 9,40,000 एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत भी 1,20,000 करोड़ के आसपास है। और जैसा मैंने कहा था कि ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और बहुत सारे प्रभावशाली लोग अलग अलग जगहों पर इन वक्फ की संपत्तियों पर कुंडली मारे बैठे हैं। तो अब सरकार अगर डिजिटलीकरण करना चाहती है, पारदर्शिता दिखाना चाहती है और उनको रेगुलेट करना चाहती है, लोगों को पता लगे ये, और अगर अवैध कब्जे हैं तो उनको मुक्त कराना चाहती है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम पूरे देश में आग लगा देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, सड़कें जाम कर देंगे, सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। यानी जंतर मंतर से इन लोगों ने एक तरीके से सरकार को धमकाने की कोशिश की है और अब यहां से शुरू होता है अमित शाह का काम, गृह मंत्री अमित शाह का। और इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि इस समय देश के 22 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। कांग्रेस की केवल 3 राज्यों में सरकार है, उनके सहयोगियों की केवल 2 राज्यों में सरकार है। एक में ममता बनर्जी है जो इनकी सहयोगी नहीं है, एक केरल में वामपंथियों की सरकार है। पूर्वोत्तर पूरा भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। तो इनके लिए शाहीन बाग के सपने देखना इस बार कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये इनको समझ लेना चाहिए। लेकिन सरकार को भी ये जो जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण दिए गए हैं इसका नोटिस लेना चाहिए और जिन लोगों ने धमकियां दी हैं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।